गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा कि हमने पिछले साल के एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 2020 के प्रश्नों का उत्तर हम आज सेकंड पार्ट में इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। इससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना, अध्ययन द एफर्ट में ऑनलाइन कोर्सेस अभी भी जारी हैं। यहाँ दिखाए गए डिफरेंट कोर्सेस जैसे कि रेगुलर कोर्सेस जो सेमेस्टर वाइज होते हैं वो, और जेई के कोर्सेस के लिए भी आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं इन दिए हुए नंबरों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। कल हमने 3 प्रश्नों का जवाब दिया था, आज चौथा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट के टाइप्स कितने होते हैं? ब्रॉड सेंस में बात करें तो 2 ही होते हैं, वन इज द अप्रोक्सीमेट एंड वन इज द डिटेल्ड एस्टिमेट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट? क्योंकि यहाँ पर जो जवाब है वो अप्रोक्सीमेट्स ही आते हैं। इनमें काम की डिटेल की चर्चा बहुत कम होती है, छोटे छोटे होती है। जैसे इसके भी अपने 4 मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा क्यूबिकल कंटेंट मेथड, तीसरा सर्विस यूनिट मेथड, चौथा टिपिकल बे मेथड। द सेकंड वन इज डिटेल्ड एस्टिमेट। इसके भी अपने सब टाइप्स हैं। पहला डिटेल्ड एस्टिमेट खुद ही, दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट, तीसरा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, चौथा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, इसके 4 हिस्से और इसके 4 हिस्से। सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सब क्या होता है। प्लिंथ एरिया मेथड। नाउ वी यूजुअली डिफाइन प्लिंथ एज कवर्ड एरिया। फॉर एन एग्जांपल, आपका मान लीजिए कि ये छत का इलाका है, तो ये जो छत घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसके नीचे का जो भी हिस्सा आएगा वो प्लिंथ एरिया में आएगा। नाउ व्हाट इज प्लिंथ? इट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ, सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड नाउ व्हाट इज प्लिंथ? इट इज कवर्ड एरिया। जो कवर्ड एरिया जिसके ऊपर छत है, दैट इज प्लिंथ एरिया। यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं आप। यूजुअली अपना जब घर बनवाते हैं तो एक मिस्त्री से कह देते हैं कि हमारे पास 600 स्क्वायर फीट का एरिया है और तुम किस कीमत पे बनाओगे। तो वो ढांचा बनाने का, प्लास्टर करने का, फ्लोर बनाने का विदाउट मार्बल एंड टाइल्स, छोटे छोटे हल्के हल्के कामों का जो कि फिनिशिंग से दूर है, का एक रेट लगा देता है। लेट सपोज आजकल चल रहा है 175 रुपये स्क्वायर फीट, तो हम उस स्क्वायर फीट के एरिया को रेट से गुना करके और निकाल लेंगे। सो दिस बिकम्स प्लिंथ एरिया मेथड। इसमें डिटेल चर्चा नहीं की जाती कि क्या क्या काम करना है। एक मोटा मोटी है कि हमें दीवारें बनानी है, छत ढालना है, प्लास्टर करना है, पेंट पोछाड़ा नहीं करना है, मार्बल टाइल्स नहीं लगाना है, पुट्टी वगैरह का कोई चर्चा नहीं होना है। मेजोरिटी इज स्ट्रक्चर, प्लास्टरिंग, बस इतना ही काम करना है। फिनिशिंग करना है अगर फ्लोर का तो वो आईपीएस से, वो पन्ना जिसको बोलते हैं उससे। सो इट इज प्लिंथ एरिया मेथड। नाउ सेकंड इज क्यूबिकल कंटेंट मेथड। अब इस मेथड में एक खराबी ये है कि यहाँ पर एरिया की तो चर्चा है पर कहीं भी हाइट की चर्चा नहीं है और वॉल्यूम तो है ही नहीं। अब आप मान लीजिए कि हम 12 फीट का अपना छत को 14 फीट पर बनाना चाहते हैं, तो मिस्त्री बोलेगा कि सर आप तो हाइट ज़्यादा ले रहे हैं, मेरा मजदूरी बढ़ना चाहिए, जो कि यहाँ का कोई चर्चा ही नहीं आएगा।
तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है, दिक्कत करता है। सो क्यूबिकल कंटेंट का मतलब है हम यहाँ पर वॉल्यूम से काम करते हैं, जबकि प्लिंथ एरिया मेथड का मतलब होता है हम एरिया से काम करते हैं। नाउ सर्विस यूनिट मेथड और टिपिकल बे मेथड, ये दोनों ही मेथड एक ही हैं, खाली अंतर क्या है, मान लीजिए कि आप बना रहे हैं एक पावर प्लांट 3600 मेगावाट का, तो क्या वहाँ होता है कि छोटे छोटे 600 मेगावाट के 6 यूनिट बनेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक बार में अगर एक यूनिट खराब हो जाए तो दूसरी से काम चल सके। तो एक यूनिट का जो कॉस्ट आएगा दैट मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 6 यूनिट आपने बनाई है। सो दिस इज कॉल्ड सर्विस यूनिट मेथड, और ये कमर्शियल हिस्सों में काम आता है, कमर्शियल में, फैक्ट्री में, प्लांट में। नाउ व्हाट इज टिपिकल वे, घरेलू कामों पे यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल बना रहे हैं 600 बेड का, एक बेड का रूम बनाने में जो खर्च आएगा उसको 600 से गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा, टिपिकल बे मेथड हो जाएगा आपका। सो दिस इज फॉर सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स बट इन कमर्शियल प्लेस। दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ आइटम सच एज हॉस्पिटल और होटल बट इन हाउस होल्ड आइटम्स। सो ये चारों के चारों मेथड जो है ये अप्रोक्सीमेट के हैं। वाई डू अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मालूम है ना कि एग्जैक्टली कितना करना है, क्या करना है। दिस डजंट प्रोवाइड्स यू बेटर रिजल्ट। The better result is done by the detailed estimate and especially this one, detailed estimate. Why it is called detailed estimate? क्योंकि यहाँ पे हर एक काम का चर्चा अलग से होता है। Let's suppose brick work, तो हमें brick work कौन सा करना है, 5 इंच के 10 इंच। हमें उसमें मोर्टार मसाला कौन सा लगाना है, 1/6 का 1/4 का। पानी कितने दिनों तक पटाना है, सीमेंट कौन सा लगाना है, ये सब की चर्चा हो जाती है। That is why it is called detailed estimate. Majority government contracts detailed estimates के थ्रू ही बनते हैं। रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये भी दोनों एक ही जैसी हैं। थोड़ा सा अंतर ये है कि रिवाइज एस्टिमेट तब बनता है कि जब आप घर बना रहे थे और 5 मीटर क्यूब ईटा लगना था, बट उसकी जगह पे क्या हो गया ना कि 6 मीटर क्यूब ईटा लग गया। लगा तो ईटा ही, लेकिन मात्रा उसकी बढ़ गई। तो जब किसी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है और एस्टिमेट बनता है, आप कल आपने देखा है कि 5% से ज़्यादा बढ़ना चाहिए एक्चुअल रेट से, तो वो जो 5% बढ़ा है इट इज ड्यू टू द अल्टरेशन इन द क्वांटिटी। 5 मीटर क्यूब की जगह हम 6 मीटर क्यूब कर रहे हैं, तो 5 मीटर क्यूब का 6 मीटर क्यूब कितना, 20% एक्सेस है। सो दिस इज कॉल्ड रिवाइज एस्टिमेट। व्हाट इज सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मतलब होता है अगर ये नहीं तो वो, मतलब आप मार्बल के एरिया की जगह टाइल्स लगा दे रहे हैं, मार्बल का रेट अलग होता है, टाइल्स का अलग होता है। आप बल्ब की जगह ट्यूबलाइट लगा दे रहे हैं, तो क्या हो गया, लाइट तो दोनों देगा लेकिन आइटम अलग अलग है, दाम अलग अलग है। सो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल ही बदल गया। आप जीन्स की जगह नॉर्मल पैंट पहनने लग गए, आप शर्ट की जगह टी शर्ट पहनने लगे, तो चीज ही बदल गई। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, और ये भी 5% चेंज जब होगा तभी बनता है। नेक्स्ट इज एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। नाम से ही पता चल रहा है, हर साल चूना पुताई टूट फूट के लिए जो एस्टिमेट बनाएंगे कि कितना चूना पुताई होगा वगैरह वगैरह, दैट विल बी कॉल्ड द एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। इन सब में क्या अंतर है? पहला तो इन चारों में अंतर यह है कि ये अप्रोक्सीमेट हैं, दे डोंट प्रोड्यूस यू एग्जैक्ट रिजल्ट, जबकि ये जो चारों हैं ये एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। पहला तो डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस क्या है, इनकी एक्यूरेसी। सबसे बेस्ट ये वाला डिटेल एस्टिमेट, और ये चारों के चारों तो अप्रोक्सीमेट है ही हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि सबसे बेस्ट कौन है इनमें से, द बेस्ट वन इज द डिटेल्ड एस्टिमेट। व्हाई बेस्ट? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट। ऐसे आप एस्टिमेट के बारे में जानते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 100% एक्यूरेट नहीं होता, पर फिर भी इन सब में सबसे बेस्ट रिजल्ट यही देता है। तो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच ऑफ दिस इज द बेस्ट एस्टिमेट, वी हैव डिटेल्ड एस्टिमेट। ओके स्टूडेंट्स, we'll move on to the next question, that is question number 5. Now what the question is, calculate quantity of material required for 200 meter cube brickwork in cement mortar 1:6। 200 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालिए। सो द क्वेश्चन इज 200 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार 1:6। नाउ द आवर आंसर शुड बी
ब्रिक क्वांटिटी। आप सब जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए 500 ईंटें लगते हैं, दिस इज वेल डिफाइंड थिंग। तो 200 के लिए कितने लगेंगे? 200 इंटू 500। 1 मीटर क्यूब के लिए 500 ब्रिक वर्क के लिए ब्रिक्स, तो 200 मीटर क्यूब के लिए 200 इंटू 500, सो इट बिकम्स 2 5 10 एंड 40। 1 लाख ईंटें लगेंगे। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज 1 लाख, 1 लाख ब्रिक्स लगेंगे। नेक्स्ट आप यहां देखेंगे 1:6 का रेशियो लिखा हुआ है, और याद रखेंगे मोर्टार हमेशा 30% लगता है। फॉर ब्रिक वर्क 30% मोर्टार इज रिक्वायर्ड। फॉर व्हाट 30%? ऑफ 200 मीटर क्यूब। सो मोर्टार रिक्वायर्ड 200 इंटू 30/100, बिकॉज 30% चाहिए, सो परसेंट मीन्स बटा 100, 0000 कैंसिल, इट इज 60 मीटर क्यूब। आपको 60 मीटर क्यूब मसाला चाहिए होगा, लेकिन उसी मसाले में बालू है, उसी मसाले में सीमेंट है, तो हम क्या करेंगे? सीमेंट रिक्वायर्ड इक्वल टू 60 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये रेशियो को जोड़ लीजिए, 6 + 1 7। क्यों? मोर्टार के मिक्स में सीमेंट और बालू है, जिसका रेशियो 1:6 है। हम इन्हीं दोनों को जोड़ के और यहाँ डिवाइड मार देंगे, तो 6 और 1 7। Now it will be nearly 8.54 मीटर क्यूब। सीमेंट रिक्वायर्ड इज 8.54 मीटर क्यूब, लेकिन सीमेंट बोड़े से बिकता है, वॉल्यूम से नहीं बिकता। तो याद रखेंगे सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब। फिर से हमें सीमेंट चाहिए 8.454 मीटर क्यूब, लेकिन एक बोरी सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब। अगर हम इससे डिवाइड मार देते हैं तो ये सीधा बैग में चेंज हो जाएगा। लेट दिस इज एक्स क्वांटिटी, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आता है। ये मोस्ट पॉसिबली मेरे को लगता है 100 के आसपास कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट सीमेंट के बाद क्या है? सैंड रिक्वायर्ड। सैंड रिक्वायर्ड, सैंड विल बी दिस इंटू 6, क्योंकि 1:6 का रेशियो है, तो दिस इंटू 6, सो 8.54 इंटू 6, ये आ जाएगा लगभग 51.36 मीटर क्यूब। क्यों 51.36? क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 60 होने चाहिए, तो अगर 60 में से इसको घटा देंगे तो भी एग्जैक्टली आ जाएगा आपका। 6 से गुना कर लेंगे तो आंसर आना ही आना है, इंटू 6, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 51.46 मीटर क्यूब सैंड। सो हमारा ब्रिक रिक्वायरमेंट 1 लाख, सीमेंट रिक्वायरमेंट लेट सपोज 8.54 बाई 0.035 जो आ जाएगा ले लीजिएगा, एंड द सैंड रिक्वायर्ड इज 8.54 इंटू 6, दैट इज 51.46 मीटर क्यूब। दिस इज इन ब्रीफ एक छोटा सा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट का आंसर है, ये ए पार्ट का आंसर है। द बी पार्ट इज प्रिपेयर डिटेल एनालिसिस फॉर पीसीसी। पीसीसी के लिए रेट एनालिसिस करना है, आइए देखते हैं इसको भी। इसका पार्ट बी, पीसीसी 1:4 करना है हमको एनालाइज, और 10 मीटर क्यूब लेके करना है। पीसीसी 10 मीटर क्यूब, क्योंकि रेट एनालिसिस का नियम है नॉर्मली जो मीटर क्यूब वाले आइटम्स है, पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक वर्क, इन सबको 10 मीटर क्यूब लेकर ही बनाना पड़ता है। एक बात याद रखेंगे, कंक्रीट जब भी बनता है ना गीला, तो बनता है इससे 1.52 गुना ज़्यादा, तब वो घट के होता है 1, क्योंकि जितना आप बनाते हैं उसका 66% ही मिलता है, आपको 66% ही मिलेगा 0.66। तो जब आप 1.52 गुना उसको बढ़ा देंगे तो ये मिलके हो जाएगा 1, दैट मीन्स 100% आपको तब मिलेगा जब आप 152% बनाइएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको भी हम लोग बड़ा कर लेंगे 10 इंटू 1.52 फॉर व्हाट? वेट कॉन्क्रीट, यानी वेट पीसीसी। गीला मसाला जो बनेगा पीसीसी का वो बनेगा 10 इंटू 1.52, दैट इज 15.2 मीटर क्यूब। हम 10 मीटर क्यूब के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमको कंक्रीट बढ़ाना पड़ता है बनाने के लिए,
जैसे अगर साग 1 किलो बना हुआ चाहिए तो कम से कम 2 किलो 3 किलो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो घटता है। सेम इज फॉर कंक्रीट, 1.52 मीटर क्यूब बनाएंगे तो घट के 1 मीटर क्यूब बचेगा। सो हमने इसे बढ़ा लिया। इसके बाद हमें यहाँ से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को निकालना है। सो सीमेंट क्वांटिटी 15.2। अब यहाँ देखिए पीसीसी का रेशियो हमको दिया हुआ है 1:2:4। तो जो रेशियो है इन्हीं तीनों से ना मिक्स बना है, तो 4, 2, 6 और 1 7 से इसको भागा मार दीजिए। 15.2 को 7 से भागा मार दीजिए। लेट मी चेक व्हाट इज द क्वांटिटी। (15.2 divided by 7) it is 2.17 meter cube. So cement required is 2.17 meter cube. Sand, यहाँ 2 लिखा है ना, इसका 2 गुना। So sand is 2.17 into 2, that is 4.34 meter cube. Aggregate यानी गिट्टियां, एग्रीगेट कितनी है यहाँ देखिए लिखा है 4, दिस इंटू 4, 2.17 इंटू 4, 8.68। सीमेंट आपको चाहिए 2.17 मीटर क्यूब, सैंड चाहिए आपको 4.34 मीटर क्यूब, एग्रीगेट आपको चाहिए 8.68 मीटर क्यूब। ना हमको ना जो रेट एनालिसिस का तरीका है, तरीका ये कहता है कि आपको सबसे पहले निकालना है क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, तो सबको अपने दाम से गुना करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है आप अपना रेट अपने से अज्यूम कर लीजिए, अपने से मान लीजिए जो बाजार में सीमेंट का, सैंड का, गिट्टी का चल रहा है वो ले लीजिए खुद, दूसरे से नहीं पूछने का है। सो पहली चीज़ तो कि सीमेंट वॉल्यूम से नहीं बिकता, तो हम इसे 0.035 से भागा मार देंगे, 0.035 से भागा मार देंगे। ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिए बैग्स में। अभी देख लेते हैं कितना आता है। इट इज 62 बैग्स, इट इज 62 बैग्स। 62 बोड़े आ रहा है। एक बोड़ा का वजन, एक बोड़ा का जो दाम होता है वो शायद 350-400 है। चलिए बाजार का रेट के हिसाब से 350 से गुना कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ में। सैंड को मान लेते हैं 2000 रुपये पर मीटर क्यूब, तो इसको 200 से गुना, 2000 से गुना कर देते हैं। चिप्स को मान लेते हैं 4000 रुपये पर मीटर क्यूब, तो 4000 से गुना कर देते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम रेट से गुना कर देते हैं तो कितना कितना होगा, ये हो गया 21,700, सीमेंट का 21,700। ये है 8,680 और एग्रीगेट का 34,720। दिस इज फॉर एग्रीगेट, दिस इज फॉर सैंड, दिस इज फॉर सीमेंट। इन तीनों को आप जोड़ लें, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सो 0, 2 8 10, 0 1 7 1 8, 8 6 14, 7 21, 21 का 1 बचा 2, 2 1 3, 3 8 11 और 4 15 का 5 का 1, 1 2 3 और 3 6, 65,100 रुपया। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ रहा है आपके लिए यहाँ पे 65,100 रुपया। इसे हम लोग कहीं लिख लेते हैं क्योंकि हमारे बहुत काम का चीज रहेगा। 65,100, दिस इज ए। ए मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल। नाउ आपको निकालना है आइटम नंबर बी, दैट इज कॉस्ट ऑफ लेबरर। लेबरर के लिए आपको बोला है यहाँ पे 4 मेसन, मेसन 4, मजदूर 24। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इतना के लिए ही करना है। मजदूर 24, भिस्ती 8, भिस्ती 8।
अब आपको मार्केट रेट ले लेना है अपने से, तो मेसन का सबसे ज़्यादा होता है 600 रुपये, चलिए ले लेते हैं। मजदूर को हम 300 रुपये दे देते हैं और भिस्ती को हम 250 दे देते हैं। रेट के लिए टेंशन नहीं लेना है, रेट आप अपना ले सकते हैं, लेकिन बहुत एब्रप्ट उटपटांग नहीं होना चाहिए। लगभग लगभग जैसे मान लीजिए 400 होगा तो हमने 300 ले लिया, ये 800 नहीं हो सकता, और ना ही तो ये मेसन से ज़्यादा हो सकता है, ये भी ध्यान देना है। सो दिस कम्स टू बी 2400, दिस इज 7200, दिस इज 2000, दिस कम्स टू बी 72 2 92 92, 11,200 11,600, 11,600 रुपया हो गया। सो द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 11,600। यहां आएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, $65,100, कॉस्ट ऑफ लेबरर 11,600 को जोड़ लेंगे, क्योंकि नियम यही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ लेबरर को ऐड किया जाता है। सो 65 और 11 76, और 6 और 1 7, 76,700। नेक्स्ट स्टेप इज, आपने जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर को जोड़ लिया है ना, तो इसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और 1.5% वाटर चार्जेस जोड़ दीजिए। फिर से इस रेट में 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और 1.5% वाटर चार्जेस जोड़ दीजिए। यानी अगर ये 100% है 76,700, तो इसका आप 111.5% निकालिए। इट इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं करना है आपको, 1.115 से गुना कर देना है, 1.115 से गुना कर देना है आपको। ये सीधा का सीधा 11.5% ऐड करके आपको दे देगा। अगर आप 1.115 से गुना करेंगे इस आइटम को, तो ये सीधा 111.5% आपको दे देगा। चलिए देखते हैं कितना होता है। 76,700 इंटू 1.115, 85,520, 85,520 रुपीज़। यानी 10 मीटर क्यूब पीसीसी ये वाला 1 2 4 करने के लिए हमको चाहिए 85,520। तो एक के लिए क्या, क्योंकि रेट एनालिसिस तो 1 मीटर क्यूब के लिए होता है, कुछ नहीं करना है, इसमें 10 से भागा मार देना है, क्योंकि 10 के लिए बना रहे थे तो 10 से भागा मार देते हैं, तो 1 मीटर क्यूब का आ जाएगा। सो कॉस्ट पर मीटर क्यूब ऑफ पीसीसी इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, 8,552 रुपया। एक के पहले जीरो लगा देना है, बस हो गया आपका काम खत्म। 8,552 रुपया पीसीसी का रेट एनालिसिस हुआ आपके लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Now the question number is, next question is, estimate quantity of material required for RCC roof slab 12 centimeter thick with 1% reinforcement for a room 4.5 meter into 4.5 into 3.5 मीटर। एक रूम है 4.5 इंटू 3.5 मीटर का, उसमें 12 सेंटीमीटर थिक मोटाई है और 1% छड़ लगना है, तो आपको बोला गया है इसका मटेरियल निकालिए। बड़ा सिंपल ही निकालते हैं। पहले रूम डायमेंशन क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, इट इज 4.5 इंटू 3.5 मीटर। अगला चीज क्या दिया है आपके लिए, थिकनेस। थिकनेस यहां दिया है 12 सेंटीमीटर और 0.12 मीटर। अच्छा, ये डायमेंशन अंदर का है, लेकिन हम लोग का जब छत ढलाई होता है तो हम लोग बाहर से बाहर आ जाते हैं। दैट मीन्स नॉर्मली हमारा 250 mm का दीवार होता है और दोनों साइड में होता है, तो अगर आप चाहें तो इस पर भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बट जो एग्जैक्ट तरीका यही होगा ना कि आप थिकनेस को भी नाप लें बाहर वाले का भी। सो 4.5 मीटर में हम 0.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड दीवार को लेना है, इधर भी और इधर भी, और इसमें भी यही करना है 3.5 प्लस 0.5, दैट मीन्स 5/4। ये वाला इंटरनल है, एक्सटर्नल 5/4 हो जाएगा आपके लिए। क्यों, दीवार के ऊपर ना छत रेस्ट करता है तो उसको तो लेना पड़ेगा। तो आइए हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 0.12। क्यों, 12
0.12 मीटर का थिक है, मोटाई है 12 सेंटीमीटर। तो सो इट इज 5 चौके 20 इंटू 0.12, इट इज 2.4 मीटर क्यूब। 2.4 मीटर क्यूब आपको कंक्रीट चाहिए होगा ड्राई, इट इज ड्राई कंक्रीट। सो आवर क्वेश्चन इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, आपको मटेरियल भी निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ड्राई कंक्रीट तो इतना हो गया, लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि आपको सूख के ये मिलता है, एग्जैक्टली ये होता नहीं है, सूख के मिलता है, आपको वेट के लिए ज़्यादा बनाना पड़ता है। कितना होगा तब आपके लिए? वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 1.52। सो व्हाट विल बी द अमाउंट? 2.4 इंटू 1.52, it is 3.648। कि 648 टू 3.648, इट इज 3.648 मीटर क्यूब। यानी जब ये गीला बनेगा तो सूख के इतना आपको मिलेगा 2.4। इसी में आपका गिट्टी बालू सब कुछ है। नाउ इट इज आरसीसी, दैट इज वाई इसका रेशियो होगा M20। इट इज M20, दैट इज 1, 1.5, 3। M20 मिनिमम आरसीसी होती है, उसके लिए 1, 1.5, 3 का रेशियो है। तो आपका ये जो रेशियो आया है, मतलब ये जो मसाला आया है 3.64, इसी में गिट्टी बालू सीमेंट तीनों होगा। सो हम इन तीनों रेशियो को ऐड कर लेते हैं। नियम तो यही है कि इसको ऐड कीजिए, 3, 1.5, 4.5 और 1, 5.5। 5.5 से भागा मार दीजिए तो क्या आएगा? सीमेंट आ जाएगा। सो सीमेंट इज, अब यहाँ पर मटेरियल बोल रहा है हमको, तो हम केवल मटेरियल निकाल लेंगे, हमको रेट एनालिसिस नहीं बोला है, तो रेट से गुना भी नहीं करना है यहाँ पे। सो व्हाट इट विल बी? 3.648 डिवाइडेड बाई 0.0, अच्छा नहीं, डिवाइडेड बाई 5.5, 0.6632, इट इज 0.663 मीटर क्यूब। सीमेंट आया 0.663 मीटर क्यूब। सीमेंट तो बिकता भी नहीं है वॉल्यूम से बाजार में, तो क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम आया है इसको 0.035, जो कि एक बोरी सीमेंट का वॉल्यूम है, उससे भागा मार देंगे। सो 0.663 डिवाइडेड बाई 0.035, 18.94 बैग, 18.94 बैग सीमेंट आपका आ गया, 18.94 बैग। व्हाट विल बी सैंड? यहाँ देखिए सैंड लिखा है सीमेंट का 1.5 गुना, तो यहाँ से उठाइए 0.663 इंटू 1.5, ये लगभग आपका 1 मीटर क्यूब आएगा। वो दिख भी रहा है कि 1 से 1.5 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ना व्हाट विल बी एग्रीगेट? एग्रीगेट देखिए फिर से, इसका भी 1.5 का दूना, 1.5 दूनी 3 है, यानी इसका डबल कर लीजिए। सो 0.663 इंटू 3, क्योंकि देखिए 1 का 3 दिया है ना, ये हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। तो सैंड 1 मीटर क्यूब, एग्रीगेट 2 मीटर क्यूब, और सीमेंट 0.663 मीटर क्यूब और 18.94 बैग। ये आ गया आपके लिए मटेरियल। अभी एक चीज़ और बचा हुआ है, ये है स्टील, क्योंकि स्टील आपको 1% लगना है। 1% स्टील आप लगा दीजिए। स्टील 1%, किसका 1%? सूखे मसाले का 1%, गीले का नहीं, सूखे मसाले का 1%। सूखा मसाला कितना था? 2.4 इंटू 1/100, क्यों? 1% मतलब 1/100। और याद रखेंगे 1% में 7850 kg स्टील होता है, यानी 1 मीटर क्यूब में 7850 kg स्टील होता है। तो ये जो भी आएगा इसको 7850 से गुना कर देना है। जो भी मीटर क्यूब में वॉल्यूम आए स्टील का, उसको 7850 kg पर मीटर क्यूब से गुना कर देना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब स्टील का वजन होता है 7850 kg। सो यहाँ देखते हैं क्या होना चाहिए। 2.4 इंटू 0.1 इंटू 2.4 इंटू 0.01 इंटू 7850, 188.4 kg।
188.40 kg स्टील, यानी 188.4 kg स्टील आपका लगना है। सो हमने सीमेंट, चिप्स, एग्रीगेट निकाल लिया, यहाँ पर हमने स्टील निकाल लिया, यहाँ पर हमारा हो गया ये क्वेश्चन खत्म। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, पहला है एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट, मेजरमेंट के दौरान एक बुक बनता है जिसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक, जिसमें कि हाइट, लेंथ, ब्रेथ चढ़ता है और उसका क्वांटिटी निकलता है। लेट सपोज 5 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब वगैरह वगैरह वगैरह, पीसीसी का, ब्रिक वर्क का। उसी को जब हम उस क्वांटिटी को ले जाते हैं जब पैसे के लिए निकालने के लिए, तो क्या लिखते हैं वहाँ पे, पीसीसी 5 मीटर क्यूब एट द रेट 150 पर मीटर क्यूब। लेट सपोज हम कह रहे हैं, रेट हमने अपने से ले लिया। अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन किए थे वहाँ कितना आया था, 8,552 रुपया पर मीटर क्यूब। तो क्या होगा, इसके कारण कोई दाम आ जाएगा मेरे पास। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट शीट, एक ऐसा बुक जो कि केवल दाम बताता है, और ये मेजरमेंट बुक के मेजरमेंट के क्वांटिटी को लेके जाता है, यूनिट रेट से गुना करता है और आपको इसका दाम बता देता है। सो इसको छोटा सा डिफाइन कर लेते हैं। It is a book which takes quantity from measurement book and multiplies with unit rate to produce cost of item। यानी एब्स्ट्रैक्ट शीट जो है दाम बताने वाला किताब है। मेजरमेंट बुक में केवल मेजरमेंट लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट में दाम लिखा जाता है। लेकिन दाम खाली आप ऐसे कैसे निकाल लीजिएगा, तो मेजरमेंट बुक से क्वांटिटी को लाना पड़ता है, यूनिट आइटम से, यूनिट रेट से गुना करना पड़ता है और दाम आता है। तो सारा का सारा दाम एब्स्ट्रैक्ट शीट में आता है। नेक्स्ट इज दिल्ली डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट। एक्चुअल में दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट होता है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। इसको क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर आप दिल्ली बोलिए चाहे डिस्ट्रिक्ट बोलिए। जब आप सरकारी ठेका में कोई काम कराएंगे तो हर चीज का दाम सरकार तय करके रखी है, जो कि एस्टिमेट में वो डलवाती है। वो जो रेट है वो जिस बुक में पाया गया है उस बुक को बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल मतलब क्या, रेट का दर बताइए कौन कौन है, तो कहाँ से आएगा, सरकारी किताब से आएगा। तो इट इज अ बुक, गवर्नमेंट बुक, it is government book which has all the information regarding specification and price of each item। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि खाली सिविल वर्क ही हो, मैकेनिकल वर्क भी होता है, पानी के प्लांट में मोटर वोटर खराब हो जाए, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है घर में। सबका अपना अपना डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट होता है और दाम हर चीज का A to Z आइटम का दाम इसमें लिखा रहता है। जो दाम आपको चाहिए वो यहीं से उठा लीजिए। सो दिस बुक कंटेन्स रेट्स। स्पेसिफिकेशन भी होता है, यानी काम को में क्या क्या करना है, मट्टी काटने में क्या एजेस को ठीक करना है कि नहीं, नीचे सोलिंग करना है कि नहीं, वाटरिंग करना है कि नहीं ब्रिक वर्क के बाद, कौन सा सीमेंट यूज करना है, मसाला कौन सा लगेगा, वो सब इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। नेक्स्ट इज रिवाइज एस्टिमेट।
जब कोई भी एस्टिमेट में 5% से ज़्यादा बदलाव आएगा, कारण क्या होगा कि उस जगह पे मटेरियल वही लगेगा, लेकिन उसके क्वांटिटी में 5% से ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क पहले होना था, अब 10 मीटर क्यूब होना है, क्या हो गया, सीधा डबल हो गया। तो 5% से तो बहुत ज़्यादा हो गया। सो क्वांटिटी में बदलाव अगर हो गया है तो इट इज़ कॉल्ड रिवाइज्ड। हमने सप्लीमेंट्री भी डिस्कस किया था कि जब मटेरियल कोई और लग जाए, यानी ब्रिक की जगह फ्लाई एश ब्रिक लग जाए, मार्बल की जगह टाइल्स लग जाए, पेंट की जगह पुट्टी लग जाए, तब जो दाम चेंज होगा उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अगर सामान की मात्रा बदलती है तो रिवाइज्ड, सामान ही बदल जाता है तो सप्लीमेंट्री। लास्ट है ओवरहेड चार्जेस। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आरसीसी है, उसको करने में ना आपके पास शटरिंग एंड सेंटरिंग चार्जेस लगते हैं, उसको फिर खोलने का चार्जेस लगता है, सामान ढोने के लिए यानी किसी ट्रक में सामान लेके जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शटरिंग एंड सेंटरिंग का। एस्टिमेट बनाते हैं तो उसमें एस्टिमेटर कई बार साइड पर आता है और जाता है, तो क्या होता है ना, काम को करने में ये लगने वाले चार्जेस है, काम करने के नहीं, ये काम को हेल्प करने के। आपने कंक्रीटिंग की, लेकिन उसके लिए शटरिंग एंड सेंटरिंग करना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा पटरा, तो उसके लिए कारपेंटर बुलाइए, लोहा लगाने के लिए ब्लैकस्मिथ बुलाइए काटने के लिए, तो क्या है, ये हेल्प करते हैं काम के लिए। तो शटरिंग एंड सेंटरिंग चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे, क्यों, बिना उसका ढलाई मसाला आ ही नहीं सकता। तो आप भले आरसीसी का दाम मांग रहे हैं, लेकिन उसमें ये दाम इंक्लूडेड होता है, ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, ये वो रेट्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं अलग से किसी का काम कराने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर ही हैं, आलू खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो ऑटो से जाएंगे, ऑटो से आएंगे, वो आलू खरीदने के रेट पे तो नहीं है, लेकिन वो हेल्प कर रहा है आपको बाजार जाके लाने के लिए सामान। सो दीज आर ओवरहेड चार्जेस। आई होप आपको हमारा ये सीरीज क्वेश्चन का अच्छा लगा होगा। आइए ज्वाइन कीजिए फिर से आपके अपने सेमेस्टर कोर्सेज के लिए। अभी यहाँ कोर्सेज और लगातार जारी हैं, आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।